इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, क्या क्या सेम होती है, और एक रिजोल्यूशन नाम का छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर्स। तो जो इनेंशियोमर्स हैं, इनेंशियोमर का मतलब कौन, जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं, जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक इधर है एक इधर है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ सेम होता है, बट इनका रोटेशन करने का तरीका अलग होता है। रोटेशन करने का तरीका मतलब लाइट को रोटेट करने का तरीका अलग अलग होता है। दो इनेंशियोमर मान लीजिए, अच्छा मैं ऐसे बना देता हूँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनानी है ना, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये एक ये दो, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। ये दोनों इनेंशियोमर अगर मान लो राइट वाला ये राइट वाला लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो लेफ्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो मोड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है, उसमें भी सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होती है, एंगल तो सेम ही होता है। मतलब एक इनेंशियोमर अगर लाइट को 15 डिग्री राइट साइड में घुमा रहा है, तो दूसरा उसका मिरर इमेज 15 डिग्री लेफ्ट साइड में घुमाएगा। तो वैल्यू तो सेम है, बट मोड ऑफ रोटेशन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ थियोरेटिकल बातें हैं, ध्यान से सुनना। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, है ना, रियल लाइफ वाला। एक दवाई हम लोग खाते हैं जब हमें छींकें आती है, जुकाम होता है, लेवोसेट्रिजिन। वो जो लेवो है ना, लेवो LEVO, लेवो, वो एक लेवो रोटेटरी कंपाउंड की दवाई है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। जैसे सालबुटामॉल एक सिरप आती है ना, उसका लेवो सालबुटामॉल। तो लेवो रोटेटरी आप इसको सोच सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में अलग फंक्शन कर रहा है। उसी का अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होगा तो वो हमारी बॉडी में अलग फंक्शन करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। इनेंशियोमर्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। एक लास्ट बात जो लिखी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी अलग होती है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी डिफरेंट होती है, बट सेम रिएक्टिविटी फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। उससे पहले यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि कोई भी इनेंशियोमर जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो डिफरेंट होती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफरेंट, बट सेम रिएक्टिविटी ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, सेम रिएक्टिविटी विथ लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर आप मान सकते हैं, डिफरेंट की स्पेलिंग को गलत बता रहा है भैया, ओके। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफरेंट, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए दो इनेंशियोमर आपने लिए, इनेंशियोमर तो दो ही होंगे वैसे, एक दूसरे के मिरर इमेज, एक R है और एक S है। उसको हम किसी ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट हम ले रहे हैं, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन R है। मतलब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, एक रिएक्टेंट ले रहे हैं, उस पर एक रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएजेंट जो ले रहे हैं ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव ले रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं, इन दोनों की हम सेम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, क्योंकि एक कायरल कार्बन जिसका R कॉन्फ़िगरेशन है, वो दूसरे कंपाउंड जिसका भी R कॉन्फ़िगरेशन है उससे रिएक्शन करेगा, तो दो कायरल कार्बन हो जाएंगे उस कंपाउंड में। तो एक तरह से ये बनेगा। जब S ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन रखने वाला रिएक्टेंट R ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, तब बनेगा SR। मतलब एक दूसरे के क्या बनेंगे, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर बनेंगे। तो इस कंडीशन में दोनों का जो K है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सेम नहीं होगा। मतलब दो इनेंशियोमर किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से जब रिएक्शन करेंगे तो उनकी रिएक्शन की रेट सेम नहीं होगी, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं होगी, उनका रेट कांस्टेंट सेम नहीं होगा। लेकिन जब वो दोनों इनेंशियोमर किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे, तब आपको हमेशा सेम रेट मिलेगी। और यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे ना, अगर मान लो R का R रह जाएगा और S का S रह जाएगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, इनेंशियोमर। और ऐसी कंडीशन में हम ये बोल पाएंगे, इनेंशियोमर जब इनएक्टिव से रिएक्शन करते हैं तो रेट सेम रहती है,
एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहती है, रेट कांस्टेंट सेम रहता है, लेकिन जब इनेंशियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो डायस्टेरियोमर बनते हैं, और रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी सब कुछ अलग अलग होता है। तो यही लाइन है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफरेंट होती है इनेंशियोमर्स की, बट सेम रिएक्टिविटी होती है विथ इनएक्टिव कंपाउंड्स। क्लियर है? सिमिलरली डायस्टेरियोमर्स के क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो डायस्टेरियोमर्स जो है ना, क्योंकि उसमें आपको पता ही है कि वो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, तो लाइट रोटेशन तो अपनी मर्जी से करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा उनका 3D ओरिएंटेशन भी बिल्कुल अलग अलग होगा, एकदम मिरर इमेज तो दिखेंगे नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, सॉल्युबिलिटी अलग होगी, स्पेसिफिक रोटेशन जो मैं कह रहा हूँ ऑप्टिकल रोटेशन वो तो बिल्कुल ही अलग होगा। इनेंशियोमर में वैल्यू सेम थी बट डायरेक्शन अलग थी, और यहाँ तो वैल्यू ही अलग होगी, बिल्कुल अलग वैल्यू। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं, तो उनका रोटेशन करने का तरीका बिल्कुल ही वैल्यू अलग है। एक की तो 52 है और एक की 112 डिग्री से घुमाता है। जबकि अगर हम लोग डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की बात करें तो उन दोनों का वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू सेम होगा बट डायरेक्शन का तरीका अलग अलग होगा। एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही होने हैं। जैसे मान लीजिए एक डायस्टेरियोमर बना रहा हूँ, ये है एक कंपाउंड, ठीक है, और इसी का एक डायस्टेरियोमर मैं यहाँ बना देता हूँ। ये लीजिए, एक तो मीजो बना दिया मैंने और ये इसका डायस्टेरियोमर, ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। अब इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, दोनों में COOH है, दोनों में ही 3 OH हैं, 3 OH हैं, तो फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है। इस वजह से ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट रिएक्शन रेट ऑलवेज डिफरेंट। रिएक्शन रेट क्यों डिफरेंट है अभी बताया मैंने। मान लीजिए ये है और एक ये है, एक इरिथ्रो और एक थ्रियो, दोनों इरिथ्रो थ्रियो एक दूसरे के हमेशा डायस्टेरियोमर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब इसमें देखिए, एक में तो दोनों OH सेम साइड है और एक में अपोजिट साइड है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो भी रिएजेंट रिएक्शन करने आ रहा होगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसको अट्रैक्ट करने का तरीका सब बदल जाएंगे। इस वजह से डायस्टेरियोमर हमेशा डिफरेंट रेट से रिएक्शन करते हैं, और इनेंशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव के साथ डिफरेंट रेट से, ऑप्टिकल इनएक्टिव के साथ सेम रेट से। और ये चाहे ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्शन कराओ चाहे इनएक्टिव से कराओ, हमेशा डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है? ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो वैसी चीज़ें याद हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बातें कर रहे हैं, मेनली हम लोग सिर्फ ट्रांस की बात करेंगे। तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ट्रांस की ज़्यादा होती है, एक तो स्टेबिलिटी और एक मेल्टिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी ट्रांस आइसोमर की ज़्यादा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एटॉमिक रिपल्शन कम हो जाते हैं। जैसे ये है, ये CH3 और ये CH3, ये ट्रांस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये दोनों दूर दूर हो गए एक तरह से। अगर ये आमने सामने होते, इस तरीके से होते, सिस होता, तो ये दोनों आमने सामने होते तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अच्छा, आपको अभी इसको कंबाइंड फॉर्म में बना रखा है, इस वजह से मान लीजिए मैं इसको पूरा होल के बता देता हूँ। देखो, जैसे आप अपन सोचते हैं कि ये सर कहाँ दूर दूर ही तो लग रहे हैं, ये तो कोई झगड़ा तो है ही नहीं, लेकिन इनको ऐसे नहीं देखना है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म थी, इसको ऐसे सोचो कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगे हुए होंगे तो यहाँ देखो कितनी सारी भीड़ भाड़ है, एक तरह से कांटे उग गए हैं तो कांटे चुभेंगे। तो ये दोनों अगर सेम साइड हुए तो ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे, बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे, एटॉमिक रिपल्शंस होंगे। तो इस वजह से सिस जो होता है वो कम स्टेबल होता है ट्रांस से, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए 2-3 खास बातें सुन लीजिए, है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है पैकिंग पे, पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर है, मतलब था 12th क्लास के अंदर था, फिर बाद में हटा दिया NCERT से। तो पैकिंग फ्रैक्शन को सिंपल सा समझते हैं कि जैसे किसी लड्डू की दुकान पे आपको लड्डू जमाने हैं, एक ट्रे में लड्डू जमाने हैं, तो आप किस तरीके से जमाएंगे, उसके अलग अलग तरीके होंगे। तो ऐसा जमाएं कि एक बॉक्स में मैक्सिमम लड्डू आ जाए, तो दैट इज़ मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन। या यूँ समझ लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में 100 बच्चों की कैपेसिटी की 100 चेयर लग रही है
और 50 बच्चे ही बैठे हैं, तो उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है। और 50 बच्चे ही दूर दूर बैठे हैं, एक उस कोने में, एक इस कोने में, एक बिल्कुल बोर्ड के पास और एक बिल्कुल बैक बेंचर, तो वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन सारे 100 के 100 भरे हुए हो, सारे बच्चे बिल्कुल वेल अरेंज्ड बैठे हो, तो दैट इज़ मोर गुड पैकिंग, है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ट्रांस जो है उनका अच्छा क्लोज पैकिंग हो जाता है सिस के बजाय। सिस में तो अभी आपको मैंने दिखाया था कांटे चुभ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से क्लोजली पैक कौन हो पाता है, ट्रांस। जैसे अभी मैंने इसमें बताया, इसी तरह अगर मैं उसमें समझाऊँ ट्रांस में कैसे, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें पैकिंग इस तरीके से ज़्यादा पास पास हो जाएगी, बजाय कि इसमें क्या होगा कि ये दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी तो होगा, इधर भी होंगे, इसमें भी होंगे, नो डाउट। बट हाँ, जितना क्लोजली पैक मतलब देखो पास पास अरेंज हो रखे हैं, बिल्कुल पास पास, तो कॉम्पैक्ट चीज़ें हो जाएगी, है ना। तो ट्रांस वाले ज़्यादा क्लोजली पैक हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छा सॉलिड बनाएंगे। ये दूर दूर हैं दोनों मॉलिक्यूल, तो ये इतना अच्छा सॉलिड नहीं बनाएंगे, तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होता है। बाकी सारे केस में से इसका ज़्यादा होता है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉलिबिलिटी, रिएक्टिविटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कम्बशन। ये तो वैसे ही सॉलिबिलिटी का अपोजिट होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पढ़ेंगे हम लोग। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कम्बशन हमेशा सॉलिबिलिटी का उल्टा। रिएक्शन करने का तरीका वो भी पढ़ेंगे। सॉलिबिलिटी वही बॉन्डिंग वगैरह की दिक्कत आती है। अगर सिस है तो रिपल्शन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन दूसरे जो जिस सॉल्वेंट में आप डालोगे उसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा सॉलिबिलिटी होती है सिस की। और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं कह रहा था, जिसका मास ज़्यादा होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखें। जिसका मास ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और फिर मास के बाद में हम लोग देखते हैं उसकी ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस के ज़्यादा होते हैं, बस, बाकी सब में से ज़्यादा है, तो दो ही याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आपके सामने लास्ट एक प्रॉपर्टी और लिखी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में कभी रट्टा नहीं मारना है कि ट्रांस का ज़्यादा होता है या सिस का ही ज़्यादा होता है। हम लोग चेक करेंगे, क्लोरीन जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो डाइपोल ऐसा बनेगा। क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है तो डाइपोल ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा डाइपोल बनेगा। एरो हम बता रहे हैं क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। फ्लोरीन ऐसे, अगर किसी को याद नहीं रहता हो तो मैं बता देता हूँ, FONCLBRSI, फ़ोन करना है, कल करना है, और बरसी है, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई होगा आपने, फ़ोन, कल, बरसी, ठीक है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका जो यहाँ पे फिजिक्स भी लग रही है, ठीक है, केमिस्ट्री में मैथ्स भी लगती है और फिजिक्स भी लगती है, सब कुछ लगता है, बायोलॉजी भी लगती है। जब हम लोग ग्लूकोज और DNA पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में तो हम सब कुछ पढ़ते हैं ना, हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे कभी आप चाहोगे तो यहाँ पे इन दोनों का जो फिजिक्स लग रहा है, तो फिजिक्स की वजह से हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर, दो वेक्टर हैं, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा, और इसमें रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 180 हो गया एक तरह से, एक इधर और एक इधर, तो ओवरऑल 0। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से लिखते हैं, 0 है। तो ट्रांस का कम है, देखो ऐसा ही हो रहा है ना, ये ट्रांस है और ट्रांस का कम है और सिस का ज़्यादा है। जबकि नीचे वाले मॉलिक्यूल में देखो कि जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है और CH3 धक्का देता है, और Cl खींच रहा है, CH3 धक्का दे रहा है। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन दोनों का, वो रिजल्टेंट वेक्टर ये भी इधर दोनों धक्का, तो ऐड हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है। और ये आपको दिख रहा है, ये ट्रांस है। ट्रांस तो हाइड्रोजन देख के बोलना है ना बेटा, हाइड्रोजन देख के ही तो ट्रांस बोल रहे हैं हम लोग, इनको देख के बोल रहे हैं सिस। हाँ, इसमें तो चाहे Cl देख लो, एक ही बात है। इसमें हाइड्रोजन देख के बोल रहे हैं ये सिस है, तो इसमें सिस का डाइपोल मोमेंट कम है, ट्रांस का ज़्यादा है। अच्छा, इसका रिजल्टेंट फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर एंगल देखेंगे,
और फिर रिजल्टेंट वेक्टर इधर कुछ आएगा। लेकिन यहाँ तो दोनों ही ऐड हो रहे हैं। कोस थीटा पे डिपेंड करता है म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में, दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो कभी भी रट्टा नहीं मारना, डाइपोल मोमेंट में हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा कि एटम कौन से हैं। सिस का भी ज़्यादा हो सकता है, ट्रांस का भी ज़्यादा होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, बाकी सब सिस का और डाइपोल मोमेंट के अंदर हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, इस वीडियो में हम बात करें रिजोल्यूशन। बहुत मतलब ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। आपको बस इतना से ध्यान रखना है कि अगर एक बीकर में दो एंटिटीज़ हैं, दो हैं, चाहे दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हैं, चाहे दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं, कितने होने चाहिए? दो। अगर दो हैं तभी तो उन्हें अलग करेंगे। मतलब इसमें एक बीकर में A प्लस B दो हैं, तो A और B तभी तो अलग करेंगे। और मान लीजिए इस बीकर में A ही है, तो उन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसी टेक्निक जो इनेंशियोमर्स को सेपरेट करती है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर को सेपरेट करवाती है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। 3 मेथड है, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमर। केमिकल मेथड में वही मैंने आपको बताया, रिएक्शन फास्ट स्लो, उससे हम लोग अलग अलग कर पाएंगे। बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग बैक्टीरिया या वायरस कुछ यूज़ करेंगे। बैक्टीरिया ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, एक इनेंशियोमर है, एक जिसे ये कंपाउंड B है और इसका इनेंशियोमर ये मिरर इमेज है। तो ऐसे चालाक बैक्टीरिया भी धरती पे हैं जो R को खा जाएंगे, S को नहीं खाएंगे, या S को खा जाएंगे, R को नहीं खाएंगे। तो एक बीकर में आपने दोनों को भर दिया, इनेंशियोमर को, A और इनेंशियोमर, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, दोनों को एक बीकर में भर दिया, इसमें बैक्टीरिया छोड़ दिए। तो सपोज कि उन्होंने लेवोरेटरी को तो खा गए और डेक्स्ट्रो को बचा लिया, या डेक्स्ट्रो को खा गए, लेवो को बचा लिया। तो बायोलॉजिकल मेथड में एक की बलि चढ़ेगी, एक बच जाएगा, एक तरह से सेपरेशन हो जाएगा। रिजोल्यूशन का मतलब है सेपरेट करना। इनेंशियोमर रिएक्शन में साथ में बनते हैं, उनको सेपरेट करने की टेक्निक है। तो कौन सेपरेट हो सकता है? जो सेपरेट हो सकता है उसको बोलते हैं रिजॉल्वेबल, और जो नहीं हो सकता उसको बोलते हैं नॉन रिजॉल्वेबल। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ना, वो रिजॉल्वेबल होंगे। तो आपको चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड्स विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री वो एक्टिव नहीं होंगे, और एक्टिव नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन रिजॉल्वेबल। ये टॉपिक इसलिए डाला है मैंने कि कुछ कोचिंग वालों ने अपने मॉड्यूल्स में रिजॉल्वेबल नॉन रिजॉल्वेबल के 2-4 सवाल डाले हुए हैं, तो बच्चा घबराता है। तो घबराना नहीं है, सिंपल सा है, आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी ही चेक करनी है। देखा जाए तो जो एक्टिव है वो रिजॉल्वेबल, बात खत्म। क्या? जो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा वो रिजॉल्वेबल, बस खत्म। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो वो रिजॉल्वेबल है, क्योंकि वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ध्यान से देख लें। फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है, और चारों वैलेंसी अलग नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग रहा है। एक ऐसा प्लेन जो H, इस कार्बन, इस क्लोरीन और इस बॉन्ड को काटे, यहाँ से टेढ़ा, सॉरी ये टेढ़ा ऐसा, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है, अगले वाले में भी प्लेन लग रहा है, ऐसा प्लेन जो Br Cl दोनों को काट रहा है, टेबल के एक कोने से दूसरे कोने पे। ठीक है, जो हमारा टेबल है ना, इसके एक कोने से दूसरे कोने पे ऐसा प्लेन जो Br और Cl को काट रहा है और इन कार्बन को भी काट रहा है, और नीचे वाला हाइड्रोजन तो वैसे ही कटने ही है, गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही है। तो प्लेन लग रहा है, ये भी नॉन रिजॉल्वेबल। जिसमें प्लेन लग जाता है वो नॉन रिजॉल्वेबल, क्योंकि वो एक्टिव होना ही नहीं है। इसमें प्लेन नहीं लग रहा, ये रिजॉल्वेबल। इसमें प्लेन नहीं लग रहा, इसमें प्लेन लग रहा है, ये नॉन रिजॉल्वेबल। प्लेन लग रहा है, हाँ लग रहा है, बीच में दोनों बॉन्ड को काट दो, दोनों Cl जिंदा बचेंगे। अच्छा, इस वाले में प्लेन नहीं लग रहा, अगले वाले में देखो, इसमें प्लेन लग रहा था, इसमें प्लेन नहीं लग रहा। ओके, इसमें देखो प्लेन लग रहा है क्या? ऐसे काटेंगे, ऊपर Cl, यहाँ Cl होना चाहिए। ऐसे काटेंगे तो ऊपर Cl, तो यहाँ Br, तो यहाँ भी Br होना चाहिए, नहीं लग रहा। टेबल वाला वर्टिकल, वो वाला प्लेन मेरा फेवरेट, जो टेबल के पैरेलल, तो Br है तो नीचे भी Br होना चाहिए। प्लेन नहीं लग रहा, प्लेन नहीं लग रहा, लेकिन इसमें लग रहा है सेंटर। क्या लग रहा है? सेंटर दिखेगा, सेंटर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से इधर चला, मैं उधर चला, यहाँ से मैं इधर चला,
और उधर चला, सेंटर ऑफ सिमेट्री लग रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, नॉन रिजॉल्वेबल। अगले वाले में प्लेन नहीं लग रहा, रिजॉल्वेबल। और मुझे लगता है कि ये दोनों तो सेम बना दिए मैंने, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही बना दिए हैं, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। तो एक काम करते हैं ना, बना दिया ही है तो थोड़ा सा बना देते हैं चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन ये कर देते हैं कि यहाँ Cl और यहाँ Br। और इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज रिजॉल्वेबल और नॉट। आपको चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन लग रहा है या सेंटर मिल रहा है, दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो नॉन रिजॉल्वेबल। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब सिर्फ 2 ही टॉपिक और बचे हैं आइसोमेरिज्म के, ठीक है, मतलब कॉन्फॉर्मर्स मेनली, जिसमें मतलब 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा मैं। एक में हम लोग इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ले लेंगे और एक में साइक्लोहेक्सेन ले लेंगे और फिनिश, बस 2 वीडियो में ख़त्म, आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगे, वही पहले जो करा था, शायद कुछ ही लोगों ने देखा है। PDF तो बहुत लोगों ने डाउनलोड करी है, लेकिन सॉल्यूशन वीडियो तो बहुत कम लोगों ने देखा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ढेर सारे सवाल करिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।